वर्ष 2024-25 के लिए इस वर्ष चूंकि आम चुनाव है लोकसभा के, इसलिए अंतरिम बजट आपका प्रस्तुत किया गया है। अंतरिम बजट 2024-25 और इस अंतरिम बजट में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये आपका विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बात करता है और 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को भी इसमें दर्शाया गया है। तो इस बार पूर्ण बजट नहीं आया, पूर्ण बजट चुनाव के बाद आएगा, यानी कि जुलाई में मान के चलिए, जून में सरकार आपकी बन जाएगी, नई सरकार, और फिर इसके बाद पूर्ण बजट आपका। और इकोनॉमिक सर्वे भी अभी नहीं आया, इकोनॉमिक सर्वे भी हर साल आता है पूर्ण बजट से पहले, तो इस बार संभवतः जुलाई से पहले वो डॉक्यूमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो हाल फिलहाल में परीक्षाएं हैं जून तक में, आप मान के चलिए कि आपका जून में या जुलाई में परीक्षाएं हैं, तो बजट 2024 अंतरिम बजट से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये आपका एक अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है। अब अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में कुछ अंतर होता है, पहले बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, अंतरिम बजट क्या होता है? जब सरकार संक्रमण काल में होती है, यानी कि चुनाव के फेज में होती है। आम चुनाव से पूर्व अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष जो सरकार बजट लेकर आती है, उसमें अंतरिम बजट होता है। और अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए होता है, जैसे लाइक अभी फरवरी में आया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। देखो, बिना बजट के देश नहीं चल सकता है। जब तक कितना कहाँ पैसा खर्च होना है ये स्पष्टता नहीं होगी तो देश नहीं चलेगा, ना तो किसी की सैलरी जाएगी। सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए और वो सब संसद से पास करानी पड़ती हैं। जितने खर्चे होते हैं संसद पास करता है, तब जाकर के आपका देश चलेगा। तो इसलिए बजट तो जरूरी है। अब चूंकि चुनाव का वर्ष होता है, सत्तारूढ़ पार्टी यदि पूर्ण बजट लाएगी तो आप समझिए उसमें बहुत सारी जो है ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो चुनाव को प्रभावित कर दें। इसलिए जब भी चुनाव की अवधि होगी, अंतरिम बजट लाया जाएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं होती हैं, कोई बहुत भारी भरकम घोषणा सरकार नहीं कर सकती है। आमतौर पे यही प्रचलन देखा जाता है। आर्टिकल 112 में बजटीय प्रक्रिया के बारे में संवैधानिक जानकारी दी गई है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, वहां पे बजट शब्द कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अंतरिम बजट लोकसभा चुनाव से पूर्व आता है और नई सरकार जब अभी बन जाएगी उसके बाद पूर्ण बजट आएगा और सरकारी व्यय और आवश्यकताओं की निरंतरता को उससे सुनिश्चित कराया जाएगा। एक टर्म्स और आपका होता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। ये सब चीजें मैं आपको जीएस की क्लास में समझाऊंगा। आर्टिकल 116 में लेखानुदान की बात की गई है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए बजट आपका जो है प्रस्तुत हो गया, पारित होने में समय लग जाता है 1-1.5 महीने का, और नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया मान लीजिए, है ना। मान लीजिए बजट आपका प्रस्तुत हो चुका है लेकिन पारित नहीं हुआ है। प्रस्तुत होना और पारित होना अलग अलग चीजें हैं। पारित होने में समय लगता है ना। सदन में एक जो है जो भी योजनाएं होती हैं वो रखी जाती हैं, उन्हें पास करवाना पड़ता है। सरकार कई सारे बिल लेकर के आती है, कई बार कट मोशन भी होते हैं, उन प्रपोजल्स पे चर्चा पर चर्चा भी होती है। तो अब जैसे मान लीजिए अभी इस साल का बजट आया और 1 अप्रैल का समय बीत चुका है, लेकिन अब देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि बजट तो एक वित्त वर्ष के लिए होता है। 31 मार्च में वित्त वर्ष खत्म हो जाता है। तो जब भी कभी नया सेशन चालू होगा तो सरकार क्या कर सकती है, लेखानुदान ले सकती है ना, वोट ऑन अकाउंट ले सकती है, लेखानुदान ले सकती है। टोटल बजट का 1/6 हिस्सा जो है सरकार ले सकती है, 1/6वां राशि अनुदान राशि के तौर पे ले सकती है। बाद में बजट में उसे एडजस्ट कर दिया जाता है ताकि देश को चलाया जा सके। ऐसा ना हो कि देश का खर्चा पानी सब कुछ रुक जाए। तो लेखानुदान अलग विषय वस्तु है, उसको मैं अभी जीएस वाली क्लास में आपको अलग से पढ़ा दूंगा। और ये मैंने पॉलिटी वगैरह में पढ़ा रखा है। जो बच्चे मेरे पॉलिटी की क्लास के हैं, आर्टिकल 112 जब मैंने आपको पढ़ाया था, आप याद करिएगा, तब मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो आर्टिकल 112 के तहत ही बजट की बात कहीं पर नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात है। तो आखिरकार बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, बजट में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, गवर्नमेंट जो है कोई भी बजट लेकर के आती है तो उस बजट में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, आर्टिकल 112 के तहत भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। तो अंतरिम बजट भी आपका आर्टिकल 112 के तहत ही आता है। बजट का डेवलपमेंट कौन करता है? बजट का डेवलपमेंट करने के लिए बजट प्रभाग बनाया गया है। ठीक है, आपको पता है वित्त मंत्रालय हमारी सर्वोच्च संस्था है, वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक आर्थिक मामलों का विभाग है, उसी के अंदर बजट प्रभाग है। ठीक है, बजट प्रभाग एक अलग से बनाया गया है, बजट प्रभाग। ठीक है, आर्थिक मामलों का एक विभाग आपका डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत आता है आपका ये आर्थिक
मामलों का विभाग। जब तक बजट बनता है तब तक बजट प्रभाग के जितने भी अधिकारी होते हैं वो सारे के सारे आइसोलेटेड होते हैं, है ना। उनको जो है घर जाने तक की अनुमति नहीं होती जब तक बजट आपका प्रस्तुत नहीं हो जाता है, ताकि किसी तरीके से कोई भी जानकारी लीक ना हो। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये रहता है, और साथ ही नीति आयोग का भी कुछ योगदान रहता है इसमें। नीति आयोग और संबंधित कोई भी मंत्रालय है, सबका योगदान रहता है, कहाँ पे कितना पैसा खर्च होना है, क्या होना है। लेकिन मुख्य तौर पे बजट तैयार कौन करता है? बजट प्रभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका डिपार्टमेंट आता है। तो ये आपको जानकारी रखनी है। बजट में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, बजट में आने वाले वर्ष के लिए पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ खर्च करना है, ये दो चीजें होती हैं। आय और व्यय का विवरण होता है आपका, ठीक है। आय और व्यय का विवरण होता है। तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं बजट में। आमतौर पे जब हम देखते हैं बजट डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होती है, एक तो आर्टिकल 112 के तहत कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, अभी मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें होती हैं। और एफआरबीएम एक्ट भी आपका एक बनाया गया है, एफआरबीएम एक्ट के तहत भी कुछ डॉक्यूमेंट रखने होते हैं गवर्नमेंट को। तो बजट में सबसे पहली चीज क्या होती है कि राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान लगाया जाता है कि कितना पैसा देश के पास है। राजस्व होगा मतलब कि एक पिछले डेटा के हिसाब से पूरा का पूरा अनुमान लगाते हैं। राजस्व एवं पूंजी प्राप्ति। हमारे यहाँ पे शून्य बजट आता है। शून्य बजट का मतलब है कि जितना भी पैसा आएगा वो पूरा का पूरा खर्च किया जाएगा। राजस्व एवं पूंजी बजट कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। शून्य आधारित बजट, टोटल जितना आय होगा उतना ही व्यय रहता है देश का, ठीक है। इसके अलावा राजस्व बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या साधन हो सकते हैं, यानी इनकम टैक्स स्लैब क्या होगा और बहुत सारी चीजें। तो दूसरा आपका इसमें रहता है कि जीएसटी वगैरह तो अलग है आपका, राजस्व जीएसटी, लेकिन यह है कि अप्रत्यक्ष कर भी इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। राजस्व में दोनों आ जाते हैं। राजस्व बढ़ाने के तरीके व साधन, तरीके व साधन। तीसरा क्या होता है बजट में? राजस्व एवं पूंजी बजट, है ना, इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। इसका अनुमान होता है, का अनुमान दो भाग ही होते हैं आपके, कैपिटल हिस्सा और आपका जो है रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, ठीक है। इसका कहां से प्राप्तियां होंगी बजट में, पूंजी प्राप्तियां लिख सकते हो आप। पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां को जाएगा ये भी स्पष्ट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं व्यय अनुमान, प्राप्ति अनुमान और व्यय अनुमान। अनुमान तो आमतौर पे सामान्य शब्दों में कहें तो बजट कुछ नहीं है, आगामी वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय का वार्षिक विवरण होता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अच्छा, जो आपका जो वर्ष समाप्त हो रहा होता है, जैसे लाइक मान लीजिए 2024-25 का बजट है ये, तो 2023-24 का वर्ष खत्म हो रहा है, तो उसमें वास्तविक प्राप्तियां, मतलब कि वास्तविक प्राप्ति, एक तो अनुमान लगाया गया, जैसे अभी 2024-25 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना प्राप्त हो जाएगा पैसा और कितना पैसा जो है व्यय होगा, ये एक अनुमान है ना। लेकिन इसके बारे में पता कैसे चलेगा कितना प्राप्त हुआ? जैसे मान लीजिए आप है, अब आप मान लीजिए कोई कार्य चालू करते हैं, मान लीजिए आपने घर बनवाना चालू किया, तो पहले आप एस्टिमेट एक बनाते हैं अपना खुद का कि ये पैसा मेरे पास मान लीजिए 10 लाख रुपए लगने हैं, तो 10 लाख रुपए कहां से आएंगे। अब मान लीजिए आय कितने हो सकता है, आय आपके पास 9 लाख रुपए ही हो, है ना। आय 9 लाख रुपए, एस्टिमेट 10 लाख का बनाया था, खर्च 11 लाख हो गए, तो जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस है सरकार उस पर उधारी लेती है। सरकार मतलब उसको मतलब शून्य बजट पे ही लेकर के खड़ा करना है सरकार को। वो प्राप्तियां चाहे फिर सरकार उधारी लेके करे, कैसे भी करे, आप भी यही करेंगे ना। खर्च मान लीजिए 10 लाख का एस्टिमेट बनाया आपने, 9 लाख रुपए आपके पास आया, है ना, चाहे जो भी सोर्स से आया हो, चाहे आपने जॉब की हो, बिजनेस किया हो, जो भी किया हो, बाकी 2 लाख रुपए आप उधारी लोगे किसी से, तब जाके 11 लाख पूरा होगा, क्योंकि 11 लाख खर्चा हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य बजट में भी कुछ इसी तरीके से होता है। सरकार टोटल प्राप्तियों का अनुमान लगाती है और सरकार का जो व्यय होता है, तो पिछले वर्ष का भी डेटा रहता है बजट में, है ना। जो समाप्त हो रहा वित्तीय वर्ष होता है उसमें वास्तविक प्राप्तियां कितनी रही, वास्तविक व्यय कितना रहा। तो बजट में आने वाले बजट का तो अनुमान रहता ही आने वाले समय का, साथ ही पिछले वर्ष का भी इसमें डेटा रहता है। पिछले वर्ष का प्राप्त वास्तविक, पिछले वर्ष की, क्योंकि पिछले वर्ष तो बीत चुका है ना, पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां, वास्तविक प्राप्तियां
एवं व्यय, पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय, ये भी आपका इसी के अंतर्गत होता है, ठीक है। और आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति वगैरह, क्या पॉलिसी रहेगी, सरकार कहां पे खर्च करेगी, सरकार का क्या योगदान है, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब एक चीज और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सरकार एक साल में क्या 2 बजट ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक साल में 1 बजट लाना है, 2 बजट लाना है, 3 बजट लाना है। सरकार कितने भी बजट ला सकती है। सरकार 2 से अधिक बजट ला सकती है ना। पहले तो रेल बजट भी अलग आता था, अब तो रेल बजट सरकार ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, है ना, एक साथ कर दिया, मर्ज कर दिया। पहले तो रेल बजट अलग आता था। तो एक ही साल में एक से ज्यादा बजट रखे जा सकते हैं। जनरल बजट भी आ सकता है, अंतरिम बजट भी आ सकता है। ऐसा कथन पूछा जाए तो सही है। रेलवे बजट अब नहीं आता, पहले आपका योजनागत और गैर योजनागत भी बजट आता था, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड। लेकिन जब से आपका योजना आयोग खत्म हुआ, 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, तो नीति आयोग के आने के बाद ये खत्म हो गया है। तो एक से अधिक बजट रखे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल रखे जा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल ईयर में क्या रखा जाएगा? इकोनॉमिक सर्वे और आपका पूर्ण बजट आएगा। चुनाव से पहले क्या होगा? इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा, अंतरिम बजट आएगा। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद इकोनॉमिक सर्वे आएगा और पूर्ण बजट आएगा। तो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आपका आना बचा है, एक डॉक्यूमेंट आपका ये आएगा। ये आपको 2 चीजें दिमाग में बैठा के रखनी है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। अंतरिम बजट में सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं कर सकती है ना। सरकार कह दे कि हम 0% इनकम टैक्स रखेंगे मिडिल क्लास के लिए, 1 लाख रुपया गरीबों के लिए कैश देंगे, तो क्या होगा? चुनाव प्रभावित होगा ना, है ना। तो ऐसे में फिर विपक्ष क्या कहेगा? हम तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। सरकार तो पूरी तरीके से जीतने के लिए कोई भी टूल्स यूज कर लेगी। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पे अंतरिम बजट में नहीं होती हैं। इसीलिए अंतरिम बजट का कॉन्सेप्ट रखा गया कि बड़ी भारी भरकम योजनाएं नहीं आएंगी। अब देखो, सरकार के 10 साल पूरे हुए थे, तो अंतरिम बजट में जो आप अंतरिम बजट देखेंगे, इसमें सरकार की उपलब्धियों का विवरण बहुत ज्यादा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, लेकिन उपलब्धियां काफी ज्यादा डिस्कस की गई हैं। बजट में संविधान के अनुसार 3 चीजें होती हैं। प्राप्तियां कहां से आएंगी, खर्च कहां पे करना है। टैक्स लेने के लिए फाइनेंस बिल आता है आपका, और एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक आपका खर्च करने के लिए आता है, ठीक है। जब पैसा खर्च करना होता है तो उसके लिए विनियोग विधेयक लाने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 बिल आपके लाने पड़ते हैं, ठीक है। पहला बिल फाइनेंस बिल, यदि टैक्स वगैरह लगाना है, कोई भी बिना, है ना, तो टैक्स बढ़ाना है, टैक्स लगाना है, कुछ भी करना है, फाइनेंस बिल लाना पड़ता है सरकार को, वो भी बजट में होता है। एप्रोप्रिएशन बिल आपका जो आप खर्च करेंगे उसके लिए विनियोग विधेयक लेकर के आना पड़ता है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को हम बजट कहते हैं। ये भी सरकार जो है उसके अंतर्गत रखती है। एक कानून बना हुआ है आपका एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत जो है कई सारे डॉक्यूमेंट आपके रखे जाते हैं, और जनरल बजट में कई सारी चीजें, कई सारी योजनाएं इनको लेकर के डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं है। हर साल वित्त मंत्री अपने हिसाब किताब का विवरण रखता है। राष्ट्रपति जो है लोक सदन में रखवाता है, लोकसभा में आमतौर पर रखा जाता है, फिर राज्यसभा में भी चर्चा होती है और विस्तृत चर्चा होकर के आपका बजट बनता है। अब एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिए, जो आमतौर पर बजट आता है, इस बार का जो बजट था अंतरिम बजट 28 पेज का था। यानी कि जो पूर्ण बजट आता है नॉर्मली, जैसे पिछला वाला पूर्ण बजट था 66 पेज का था, कोई फिक्स संख्या नहीं होती है ना। 2024 का जो अंतरिम बजट था इस बार 28 पेज का था। 2019 में भी अंतरिम बजट लाया गया था, 22 पेज का था। तो ये कोई मतलब इसके बारे में जानना और समझना नहीं है आपको, मैं आकार बता रहा हूं कि बजट कितना बड़ा हो सकता है। इसमें बजट भाषण भी सम्मिलित होता है, मतलब जो वित्त मंत्री होते हैं वो सदन में खड़े होकर के बजट भाषण देते हैं। तो पहले जब देखा जाए 2014 में अंतरिम बजट आया था, 14 पेज का चिदम्बरम साहब थे उस समय, पी चिदम्बरम, वो अंतरिम बजट लेकर आए थे। 2014 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की सरकार बदल गई। 2019 में अगेन इलेक्शन हुआ, 22 पेज का आपका आया था, पीयूष गोयल साहब थे उस समय। और 2024 में निर्मला सीतारमण, है ना, ये लेकर आई। 28 पेज का अंतरिम बजट था आपका। यदि आप बजट भाषण पीआईबी वगैरह में आपको मिल जाएगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और फिर राष्ट्रपति इसको सदन में रखवाते हैं। आमतौर पर औपचारिक प्रक्रिया यही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संविधान में यही बात लिखी हुई है कि आपको राष्ट्रपति को वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 आप लोग पढ़िएगा, वहां पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। तो ये राष्ट्रपति महोदय को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति महोदय सदन में रखवाते हैं, वित्त मंत्री अपनी स्पीच देते हैं, ठीक है। तो देखो बजट में होता क्या क्या चीजें। सबसे पहले तो बजट प्रस्तुत किया जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं सभी को? मैं तो देखो यहाँ पे बोलते हुए चला जा रहा हूं।
ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को समझ में आना जो बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो पहले मैं एक पृष्ठभूमि बता रहा हूं, फिर मैं आपको अंतरिम बजट पे आऊंगा। तो बजट पहले प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करने के बाद आम चर्चा पर चर्चा होगी सदन में, और इसके बाद विभागीय समितियों को भेज दिया जाता है, जो डिपार्टमेंटल समितियां होती हैं उनको भेज दिया जाता है, और इसके बाद अनुदान मांगों में जो भी अनुदान मांगे होते हैं उनमें मतदान होता है, विनियोग विधेयक आते हैं, वित्त विधेयक आते हैं, उन्हें सदन में पारित करना पड़ता है। तो बजट के प्रॉपर चरण होते हैं और मतलब थोड़ा सा समय लगता है, 1-2 महीने लग जाता है बजट को पारित करवाने को लेकर के। ठीक है, तो भारत का जो पूरा का पूरा संविधान है वो बजट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लोकसभा में रखवाया जाता है, राज्यसभा में रखवाया जाता है, संसद के दोनों सदनों पर रखवाया जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक एक करके चीजों को समझते हैं कि भाई आखिरकार इस साल के बजट में क्या क्या था। ठीक है, अब इस साल के बजट को समझना चालू करते हैं। आप लोग पेन कागज निकाल लीजिए, जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पे कुछ पॉइंट। तो सबसे पहली बात, 1 फरवरी 2024 को यह बजट आया। पहले बजट जो होता था वो फरवरी के लास्ट डेट में रहा करता था, मतलब हमेशा 28 या 29 के फरवरी पड़ गई तो बजट आता था। अब फरवरी की डेट, अब 1 फरवरी को बजट आ जाता है आपका। सरकार की है कि जो 1 अप्रैल खत्म होने, वो 31 मार्च खत्म होने से पहले पहले बजट पारित करा लिया जाए, ताकि लेखानुदान वगैरह की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए बजट अब 1 फरवरी को आता है हमेशा। ठीक है, वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र और सबका प्रयास, यहाँ पे 4 टर्म्स यहाँ पे लिखूंगा। इस बजट का जो पूरा का पूरा विजन है, दृष्टिकोण है, वो दिखाता है। विकास मंत्र क्या है ना? बजट का विकास मंत्र, विकास मंत्र, सरकार ने किस विकास मंत्र के साथ इस पूरे बजट को लेकर आए? सबका साथ। ये तो शुरू से ही, जब से गवर्नमेंट आई है तब से सरकार जो है इसको लेकर चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सब में भारत सारे नागरिक आ जाते हैं। सबका विश्वास, ये जोड़ा गया है, पहले तो 2 ही टर्म्स थे। सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको प्रयास भी करना पड़ेगा भाई, सबके प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी। यानी कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको दिखाता है, हमारे देश के लोकतंत्र को दिखाता है बजट। ठीक है, भारत की विविधता को दिखाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और ये पूरा का पूरा विकसित भारत 2047 के लिए इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। विकसित भारत @2047, जैसा कि आपको पता है कि 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। तो सरकार के द्वारा यह विजन दिया गया कि देश की आजादी के 100 वर्ष में हमें देश को डेवलप्ड करना है, डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाना है। अभी देखो भारत को बहुत काम करना बाकी है। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत हो चुका है, और अभी भारत को जो है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पहुंचते पहुंचते 2028 लग जाएगा। ठीक है, तो अभी टाइम है, धीरे धीरे हम गति कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जब कभी भी बजट में पूछी जाती है कि बजट का आकार कितना था, बजट का अनुमानित आकार, अनुमानित आकार। देखिए, जब अंतरिम बजट के बाद पूर्ण बजट आएगा ना, तो इसको रिवाइज्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये समाप्त हो जाएगा, पूर्ण बजट इसका स्थान ले लेगा। जब भी कभी नया बजट आता है वो इसका स्थान ले लेता है। तो यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए, 47,65,768 करोड़ रुपया। 45 नहीं है, 47,65,768 करोड़ रुपया का बजट था टोटल। बजट का आकार कितना है? 47,65,768 करोड़ रुपया, ये टोटल बजट का आकार है। जो पूंजीगत व्यय किया जाना है इस बार, ठीक है, बजट में जो व्यय किया जाना है, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय कितना किया जाना है? यदि पूंजीगत व्यय की बात करें तो 11,11,111, 11,11,111 करोड़ रुपया
11,11,111 करोड़ रुपया अनुमानित है। देखा जाए तो पिछले बजट की तुलना में ये आपका व्यय 16.9% अधिक है। पूंजीगत व्यय जो अनुमानित किया गया, सब अनुमानित डेटा है, अनुमानित पिछली बार की तुलना से 16.9% ये अधिक है आपका पूंजीगत व्यय। ठीक है, सरकार इतना पैसा खर्च करेगी। अब देखिए ओवरऑल जो इसकी पूरी की पूरी बजट की परिकल्पना है, दो डेटा तो आपको ये पता चल गया। बजट का अनुमानित आकार कितना है? 47,65,768 करोड़ रुपया। जो इस बार का पूंजीगत व्यय है वो आपका जो है 11,11,111 करोड़ रुपया है। एक नेंग की तरह आप देख सकते हैं, इतना आपको पूंजीगत व्यय करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यय करना है। अच्छा, ये जो शब्दावलियों को लेकर टेंशन है ना, मैं जीएस वाले टॉपिक में आपको रिवीजन में करवा दूंगा। पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व व्यय क्या है, आपका राजकोषीय घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, ये दिमाग में रहता है बच्चों के, है ना। तो ये मैं अलग से एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेकर बजट की जितनी भी शब्दावलियां हैं वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो उसका इंतजार करिए। अब अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात इसमें जो है, इसकी जो परिकल्पना की गई है बजट की परिकल्पना में सबसे पहला उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना का विकास करना। प्रकृति नेचर के साथ साथ आधुनिक अवसंरचना का विकास प्रकृति के साथ आधुनिक अवसंरचना का विकास। ठीक है, अब जब हम आधुनिक अवसंरचना के विकास करते हैं, सभी के लिए अवसर उपलब्ध कराना और एक समृद्ध भारत का विकास करना। सभी के लिए अवसर और एक समृद्ध भारत, ये तो इसका विजन है, इसका जो है परिकल्पना है। अब इसमें कई सारे पक्ष दिए गए हैं। बजट में हर एक सभी के लिए कार्य किया जाता है। सबसे पहला काम सामाजिक न्याय की दिशा में क्या किया जाएगा? सामाजिक न्याय में 4 महत्वपूर्ण तत्वों पे काम किया जाएगा। नंबर 1, सामाजिक न्याय में देखा जाए तो 4 प्रमुख वर्ग। एक तो गरीब, दूसरा महिलाएं, तीसरा युवा। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, उसको ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। अन्नदाता। अब इसमें देखो सरकार की उपलब्धियां बहुत सारी हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछेगा हो सकता है उपलब्धियों से क्वेश्चन पूछ ले। तो सामाजिक न्याय की दिशा में 4 लोगों को टारगेट किया गया है, गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाएगा कि ये फोकस किसके ऊपर है, किनको ऊपर उठाने के लिए बात की गई? 4 लोगों को। अब इसमें देखो पूरा भारत आ जाता है, गरीब में सब आ जाते हैं, महिलाएं एक अलग कैटेगरी इन्होंने कर दिया है, युवा और अन्नदाता। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें सामाजिक न्याय के फैक्टर के तौर पे रखी गई हैं कि 4 वर्गों को हम लोग क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। अब इसके बाद गरीब कल्याण और देश के कल्याण के लिए क्या क्या चीजें सरकार ने कही हैं? गरीब का कल्याण एवं देश का कल्याण। आप लोग भी लिखते जाना साथ साथ, कोई भी ऐसे बैठेगा नहीं, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, मैं अंतरिम बजट 2024-25 बता रहा हूं, उसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उन सबको लेकर काम करेंगे। अब देखो सरकार क्या करेगी। अब चूंकि अंतरिम बजट है, मैंने आपको बताया, इसमें सरकार ने 10 सालों की उपलब्धियों को लिखा है। तो सरकार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो पहला डेटा तो सरकार ने दिया। अब गरीबी वगैरह में आपको कोई भी मेंस में क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखना होता है, तो ये पॉइंट आपको डालने होंगे। सरकार ने कहा है पिछले 10 वर्षों के दौरान लगभग 25 करोड़ लोग, बहुत बड़ी संख्या होती है, 25 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। कितने? 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी, सरकार ने डेटा दिया है कि पीएम जनधन खातों के अंतर्गत लगभग जो है, जो प्रधानमंत्री जनधन का खाते हैं ना, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन खातों के तहत, जनधन खातों के तहत
टोटल 34 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष हस्तांतरित किए गए हैं। 34 लाख करोड़ रुपया प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया है। 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है सरकार का, ठीक है। और कहते हैं इससे सरकार बिचौलिए कम हुए हैं। बिचौलियों के कम होने के कारण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत भी हुई है, करोड़ की बचत। तो सभी तक पैसा पहुंचाना है या सरकार को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करना है तो उसके लिए जनधन अकाउंट एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी फैक्ट आप डाल सकते हैं। ये तो इंफॉर्मेशन है जो पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां हैं, ठीक है। इसके बाद सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। एक योजना आपकी पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत, मैं फिर से बता रहा हूं, ये अंतरिम बजट है, इसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को ज्यादा गिनाती है हमेशा, ठीक है। तो यहां पे उपलब्धियों की बात आप ध्यान से रखिएगा। 78 लाख फेरी वालों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। 78 लाख फेरी वालों को ऋण। एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, एक डेटा और आया है कि गरीबों के प्रतिशत में काफी कमी आई है। 2022-23 के अनुसार टोटल गरीब कितने बचे हैं? गरीबों के प्रतिशत में कमी आई है। सरकार ने बजट में डेटा दिया है 2022-23 के अनुसार, डेटा के अनुसार गरीबी मात्र 11.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं। अच्छा, यही डेटा यदि 2005-06 में देखते, 2005-06 में यदि यही देखते तो गरीबी रेखा के ऊपर 55.3% लोग थे। तो आप देखें कि लगभग 20 वर्षों की अवधि में गरीबी रेखा में काफी कमी आई है, ऐसा बजट कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बजट का डेटा है आपका कि 2022-23 में गरीबों का संख्या कितनी बची है? 11.3%, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ठीक है। तो पहला तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, सब लोग लिखते हुए जाना, ये सारे फैक्ट हैं, पॉइंट हैं जो आपसे पूछेगा। अब एक इसमें पॉइंट और था, अन्नदाता का कल्याण। अन्नदाता का कल्याण, अन्नदाता यानी कि देश के किसान, ठीक है। तो अन्नदाता के कल्याण के अंतर्गत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता, 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखिएगा। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया गया। पीएम फसल बीमा योजना, ये सब 10 वर्षों की सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं। इसमें पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया गया। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा। अच्छा, सरकार अपनी उपलब्धियां क्यों गिनाती है? क्योंकि अब नए चुनाव में जाना है तो सरकार अपनी पूरी उपलब्धियां रख देती है कि भैया हमने किया क्या इतने समय में, ठीक है। तो अन्नदाता का कल्याण के लिए क्या क्या किया गया है, इसके बाद युवाओं के लिए क्या किया गया, आप लोगों के लिए, युवा के लिए क्या किया गया है, युवा के अमृत पीढ़ी, इसके लिए शब्द दिया गया है। युवाओं के लिए एक शब्द है अमृत पीढ़ी, ठीक है। युवा के लिए, अमृत पीढ़ी के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या 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 किया गया। सबसे पहली बात, आपको पता है एक कार्यक्रम था कौशल भारत मिशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। युवा को कौशल भारत के अंतर्गत, अब नौकरियां मिली ना मिली वो अलग मुद्दा है, के अंतर्गत कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये काम किया गया है।
साथ ही जो है युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार के द्वारा पीएम मुद्रा योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितना पैसा दिया गया है? 22.5 लाख करोड़ रुपया बांटा गया इससे, ताकि जो है स्वायुद्यम कर सके, अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 22.5 लाख करोड़ रुपए का जो है ऋण उपलब्ध किया गया है। देश में 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। ठीक है, क्या क्या किया गया? 3000 नए आईटीआई। ठीक है, 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। 7 नए आईआईटी बनाए गए हैं। 7 नए आईआईटी बनाए गए हैं। 7 नए आईआईटी बनाए गए हैं। 16 ट्रिपल आईटी बनाए गए हैं। 16 ट्रिपल आईटी बनाए गए हैं। संस्थान है आपके जो तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 7 आईआईएम बनाए गए हैं नए। ये उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास को दिखाते हैं आपके। 15 एम्स बनाए गए हैं देश में। 15 एम्स बनाए गए हैं और टोटल 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। 390 विश्वविद्यालय बनाए गए हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। एक ये दिया गया। ठीक है, तो ये भी आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। आईटीआई आपके बनाए गए हैं, आईआईटी बनाए गए हैं, इन सबको लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं। यानी कि पहले देखो 2014 में जब सरकार आई थी तब टोटल देश में 16 आईआईटी हुआ करते थे। वर्तमान में टोटल आईआईटी कितने हो चुके? 23 आईआईटी हैं देश में अभी। टोटल 23 आईआईटी, टोटल कुल आईआईटी कितने हैं? 23 आईआईटी हैं हमारे देश में वर्तमान में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे याद है जब हम 2006 वगैरह में मैं 6 क्लास में था उस समय, तब मुझे याद है 7 आईआईटी के आसपास हुआ करते थे। तो अब 23 आईआईटी हो चुके हैं। आईआईटी की सीटें भी बढ़ रही हैं। 2014 जब 2000 माफ करिएगा, ये तो सरकार के टाइम पे नए आईआईटी बने हैं। 2014 में टोटल 7 एम्स थे देश के अंदर। 2022 में इनकी संख्या बढ़ के एम्स की 22 हो चुकी है, यानी 15 नए एम्स बने हैं। ठीक है, तो मतलब अब संख्या विश्वविद्यालयों की बात करें तो टोटल 1113 विश्वविद्यालय हो चुके हैं टोटल, यानी 390 नए विश्वविद्यालय बने हैं। जब सरकार आई थी तब 723 विश्वविद्यालय थे। तो बहुत तेजी से गति पे पूर्ण काम हुआ है। नए आईआईटीज बनना, नए विश्वविद्यालय बनना, ट्रिपल आईटी बनना, ये सब कुछ सरकार के द्वारा उपलब्धियों को दिखाता है कि सरकार इस देश में बड़ी तेजी से काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब महिलाओं के लिए क्या काम किया गया है? नारी शक्ति के लिए महिला सबसे महत्वपूर्ण है आज के टाइम पीरियड पे। तो महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए, खुद की उद्यम के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। 30 करोड़ मुद्रा योजना, बहुत कम राशि है। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण आपका महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। ऋण महिला उद्यमियों को, ठीक है, ताकि वो स्वरोजगार कर सकें। ठीक है, नारी शक्ति के लिए। इसके अलावा छात्रों और महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। लगभग 43% हमारे देश में महिलाएं अब, मतलब भारत विश्व में सबसे ज्यादा भारत में महिलाएं अब शिक्षित हो रही हैं, पढ़ रही हैं। पाठ्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन बढ़ा है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में 43% महिलाओं की संख्या बढ़ी है। यह विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, 43% महिलाएं अब गति के साथ साथ पढ़ रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी, इन सब में महिलाएं बहुत तेजी से काम कर रही हैं। पीएम आवास योजना होती है आपकी। पीएम आवास में भी महिलाओं के नाम पे ही मकान दिया जाता था। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। 70% मकान आपको ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के लिए एक काम और किया गया। 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है। 3 तलाक को
मुस्लिम जो है समाज में प्रथा थी आपकी, 3 तलाक को असंवैधानिक सरकार ने घोषित किया है। यह भी बजट में उपलब्धि के तौर पे दिखाया गया है। महिलाओं की दिशा में किए गए प्रयास हैं। साथ ही नारी शक्ति बंधन विधेयक लाया गया। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा एवं स्टेट असेंबली में, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण इसके लिए बिल पारित किया गया है। यह भी उपलब्धि के तौर पे रखा गया है। तो महिलाओं के लिए काफी सारे काम किए गए हैं। स्पष्ट हो रहा है आपको? तो देखिए, अभी मैंने यहां पे नारी शक्ति के लिए, ठीक है, युवा पीढ़ी के लिए, अन्नदाताओं के लिए, गरीब कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और बजट के बारे में इतनी सारी बातें आप लोगों को बताई। ठीक है, अभी बजट से जुड़ी हुई विषय वस्तु हमारी क्रम से चलती रहेगी। मैंने आपको बताया चूंकि चुनाव का वर्ष है तो सरकार ज्यादातर अपनी उपलब्धियों को बताएगी। इसमें बहुत ज्यादा खर्चे, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं होंगी। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि कोई बहुत बड़ी योजना है। जब पूर्ण बजट आएगा उसमें सरकार बड़ी बड़ी स्कीमें और योजनाएं लेके आएगी। जो सरकार के मैनिफेस्टो में होता है उसी के अकॉर्डिंग सरकार फिर काम करती है। ठीक है, तो एक बार 1-2 बार ये सेशन और देख लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी बजट 2024 को लेकर के। ये जानकारी अभी मैंने आपको दी। इसका अगला पार्ट अगले लाइव सेशन में रहेगा आपका। ठीक है, तो आप लोगों को अभी 3-4 पार्ट में मैं ये कंप्लीट करा दूंगा। कुछ भी नहीं बचेगा। जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो आपकी हो जाएंगी। इसलिए आपको पूरे सेशंस देखने क्रमवार। तो ये पहला सेशन था। ठीक है, चलिए।